आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह 11वें भाव में हो तो क्या हो। तो आप में से कौन बताएगा कि मंगल यदि 11वें में है क्या रिजल्ट आना चाहिए? हैंड रेज करें। मैं उनके तरीके को समझना चाह रहा हूँ बस। गुरुजी, आप बताएं मंजीत जी। गुरुजी, 11वें घर को शनि की अदालत कहा जाता है। यहाँ पे है जो फैसला है मेनली शनि के ऊपर डिपेंड करेगा कि शनि कैसे हैं, और शनि फाइनली डिसाइड करेंगे मंगल का रिजल्ट। ठीक है। सर मंगल ग्रह को शनि उसको दोस्त मानता है मंगल को, लेकिन मंगल तो नहीं मानता है। फिर वो वहां पे शनि तो उसका वेलकम करेगा ना सर? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, अच्छी बात उठाई है मंजीत जी, इन्होंने सही बोला है। लीना जी बताएं। सर इसमें कारक भी तो जैसे 11th हाउस, बट वो वैदिक वाला हो जाएगा, हम गुरु को मानते हैं ना, तो उस हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट देगा 11th हाउस में। नहीं, अभी आप बोलते बोलते रुक गए सही ट्रैक पे चलते चलते। हाँ रितु जी। जी ये कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको सिखाया है। सच हाँ बताऊं, ये गुरु मैं तारीफ की बात नहीं, मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे जो यूट्यूब पर जो लोग हमारे लाल किताब के कोर्स के वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पर्सनली 8 से 10 रोज डेली ये बात लिख करके आते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है। हम वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के तुरंत बाद आपकी बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब जो हम तरीका बता रहे हैं ना, वो बहुत सही है। और ये वो लोग हैं जो काफी लंबे समय से लाल किताब सीख रहे हैं, ये वो लोग लिख रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ गायत्री जी। सर 11वां घर हमारे लाभ का घर है, तो मंगल वहां जाकर हमको अच्छे रिजल्ट ही देगा। क्यों? मैं लॉजिक समझना चाहता हूँ, लॉजिक के साथ बात करो। वाई? सर मंगल वहां पे हमसे एफर्ट्स कराएगा और हमें फायदा ही होगा वहां पर, क्योंकि मंगल हमारे एफर्ट्स है ना मंगल। सबसे पहले आप स्टेप मत भूला करो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि 11वां भाव किसकी जमीन है और कौन उसका मालिक है। जिस जमीन में आप रहने जा रहे हैं, जिस मकान में आप रहने जा रहे हैं, उनके मकान मालिकों से परमिशन तो लेनी है ना। अब वो ग्रह आपके लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये मेन चीज है। अगर मंगल 11वें भाव में जाएगा तो गुरु का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो पहले उसे समझना होगा। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, अगर किसी जन्म पत्रिका में गुरु जितना पावरफुल होगा, मंगल उतना ही उत्तम कोटि का होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक बात है। जैसे कि लाल किताब में ना कुछ ऐसे सूत्र हैं कि आप एक चीज को पकड़ लोगे, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि गुरु अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे जी बहुत ही अच्छा बैठा है, बहुत ही उम्दा बैठा है, उच्च का बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उस कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठा है तो वो पावरफुल ही होगा। यानी कि व्यक्ति के जीवन में जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आप में से इस बात को आधे तौर पर समझ पाया, तो गलती होने के चांस है। क्या गलती होने के चांस है? आप लोगों ने ये तो देख लिया कि गुरु चौथे भाव में बैठ करके उच्च का है, और ये नहीं देखा कि क्या वो किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है, यानी कहीं टक्कर तो नहीं खा रहा। अगर वह ग्रह टक्कर खाएगा या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जैसे राहु के साथ बैठ गया, तो वो ग्रह इतना उम्दा नहीं माना जाएगा। जब गुरु इतना उम्दा नहीं हुआ, तो हम मंगल को भी उम्दा नहीं मानेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो डिसाइड करने वाले दो ग्रह हैं, शनि और गुरु। गुरु जितना अच्छा होगा उतना मंगल अच्छा होगा। शनि जितना उम्दा बैठा होगा
उतना ही अच्छा होगा। अब आप कहेंगे जी फिर दो बात हो गई, अब हम कैसे माने कि गुरु अच्छा कि शनि अच्छा? तो हमें देखना क्या पड़ेगा, अगर सपोज करो उस कुंडली में शनि अच्छा हो जाता है, शनि के हालात अच्छे बन जाते हैं, तो व्यक्ति का मंगल किस चीज में काम करेगा? वो व्यक्ति टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मंगल भी टेक्निकल प्लेनेट है, शनि भी टेक्निकल प्लेनेट है, तो उसका टेक्निकल ब्रेन ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि उसको जो लाभ आएगा वो टेक्निकल चीजों से लाभ आएगा। जैसे मंगल और शनि मिलकर के कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। मंगल और शनि का काम मशीनरी से संबंधित काम, लोहे संबंधी काम है, थोड़ा जिसमें रिस्क हो, जिसमें हार्डवर्क, जिसमें लेबर इन्वॉल्व हो, वो काम मिलकर के करेंगे। मंगल का काम कमीशन से रिलेटेड होता है, ठेकेदारी से रिलेटेड होता है। ऐसा व्यक्ति कमीशन से रिलेटेड अच्छा काम कर सकता है, ठेकेदारी का काम अच्छा कर सकता है। अब सपोज करो मंगल 11वें में ही बैठा है, पर शनि अच्छा नहीं हुआ और गुरु अच्छा हो गया। शनि अच्छा नहीं हुआ, गुरु अच्छा हो गया, तो अब मंगल क्या रिजल्ट दिखाएगा? तो आपने कैसे समझना उसको कि अब मंगल बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा, पर उसका रिलेशन किससे डेवलप होगा? जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ रिलेशन डेवलप होगा। बृहस्पति और मंगल जब दोनों अच्छे होते हैं तो किसी अच्छे अथॉरिटी वाले पद के ऊपर इंसान को पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति एमएनसीज में काम करता होगा तो मैनेजमेंट में अपर लेवल के ऊपर जाकर के काम कर सकता है। कंसल्टेंसी का काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो अब क्या हो गया? टेक्निकल पार्ट साइड में हो गया। अब वो लोगों को सलाह बहुत अच्छी दे सकता है, मजबूती के साथ काम करवा सकता है, वो लोगों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट के अंदर जाकर के बहुत अच्छा काम कर सकता है। टेक्निकल साइड को आपने छोड़ना पड़ेगा। एजुकेशन के फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। कुल मिलाकर के एजुकेशन होगा, कहीं पर नीतियां बनानी पड़ेंगी, वहां पर होगा, पर मैनेजमेंट जरूर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मंगल वहां पर शामिल है। थोड़ा दबंग होगा, लोगों से काम कराने की ताकत हिम्मत उसके अंदर खास करके होगी। ये सिंपल है। तो कितना सिंपल रहा मंगल का देखना। अब ये चीज मैंने समझा ही रखी है कि मंगल पद हर एक में देख लो, मंगल कहीं पर भी बैठा है उसको ये जरूर चेक कर लो कि मंगल बद तो नहीं। अगर मंगल बद है तो कहीं ना कहीं हमारे नेचर में वो प्रॉब्लम डालेगा, उसके स्वभाव में कमियां आ जाएंगी, उसकी इनर पर्सनैलिटी में दिक्कतें आ जाएंगी। ये सिर्फ उसमें और जोड़ दो, मंगल बद है तो अगर, तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। लाल किताब इसमें कहती है कि मंगल 11वें भाव में तो उस व्यक्ति को 3 कुत्तों का साथ मिलता है। 3 कुत्तों का मतलब यहाँ पर एक बहनोई से है, एक साले से है, सॉरी एक ननिहाल से है, मतलब नानके वाले जो हैं, एक बहनोई से है और एक भांजे से है। अब ये सिंबॉलिक चीजें, सिंबॉलिक का मतलब होता है कि ये प्रतीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये 3 रिलेशन बड़े काम आ सकते हैं। यानी कि बहनोई, ननिहाल, ससुराल, ये 3 रिलेशन उसके काम आ सकते हैं। यानी कि उनको इनसे बिल्कुल भी बिगाड़ करके नहीं रखनी चाहिए। जो दोता होता है, यानी अपनी बेटी का बेटा, जब वो हो जाता है तो भी उसे उसके साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए। वैसे भी भांजा और दोता हमारे सनातन परंपरा में माना जाता है
कि इन लोगों को हमने कुछ देना है, इनसे लेना नहीं है। भांजा और दोता, यानी कि इनको देना है। इनको देने से भी मंगल अच्छे रिजल्ट दिखाता है। इसलिए कई जगह मंगल 11वें में हो तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एक रेमेडी बताई जाती है कि अपने घर में 3 कुत्ते लगा करके रखो, मिट्टी के कुत्ते, प्रतीक के रूप में कि हमें इनसे मदद चाहिए। पर मैं ये रेमेडी किसी को भी नहीं बताता। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रेमेडीज में ज्यादा मेरा ये मानना है, सामने वाले व्यक्ति को समझा दो कि भाई अगर तेरे ये रिश्ते हैं तो इनसे बना के रखो, बिगाड़ो मत। उनके साथ मिल करके चलोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी, और ऐसे रिलेशन में से कोई ना कोई व्यक्ति उसका जरूर सपोर्ट करता ही करता है। ये 11वें भाव के मंगल की कहानी। अब आप में से मुझे कौन बताएगा मंगल 12वें में है तो क्या है? कि अब बहुत आसान सूत्र बना दिए मैंने, इससे ज्यादा आसान आपको क्लास नहीं मिल सकती, जिसमें आप खुद ही सीख जाएंगे बात करते करते। 12वां घर मीन राशि का है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, और कारक भी गुरु है वहां पे। और एक ग्रह खा गए आप। शुक्र का घर, शुक्र और राहु का घर। नहीं, राहु की जमीन। जी, 12वां घर राहु और गुरु का है। ये शनि है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो राहु नहीं। को चेक करना गुरु पड़ेगा। और राहु। गुरु और राहु का गुरु की जमीन है, राहु का कब्जा है। अच्छा। राहु का कब्जा का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीजें हैं, इसको बड़ा समझने वाली बात है। 12वें घर के अंदर मैक्सिमम चीजें ऐसी घटित होती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, केवल 2 चीजों को छोड़ करके। 2 चीजें कौन कौन सी है? पहली, नींद, स्लीप, सोना। हर आदमी चाहता है नींद अच्छी हो जाए बस। दूसरा, शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। 2 चीजों को लेकर के इंसान कहता है ये हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट इसके अलावा जितनी भी 12वें भाव से चीजें देखी जाती हैं उनको इंसान चाहता नहीं, पसंद नहीं करता, पर मजबूरी में करना पड़ता है। तो राहु का मतलब क्या है? जो जोर जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती से आपसे खर्चा निकलवा ले, ऐसा खर्चा जिसे आप खर्चना पसंद नहीं करते फिर भी खर्चना आपकी मजबूरी है। वैसे तो 12वें भाव से जो भी चीजें आती हैं सब ही मजबूरी है, अपने मन से तो कुछ भी नहीं। इसीलिए इस भाव को हाउस ऑफ लॉस कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉस कहा जाता है, यही कारण है लाल किताब 12वें भाव पे राहु का अधिकार मानती है। राहु का अधिकार मानती है। आज के बाद पता चल गया राहु को हम 12वें में क्यों कहते हैं कि 12वें भाव पर राहु का अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि 12वें भाव पर राहु का अधिकार है। अब आप में से मंगल के बारे में कौन बताएगा कि मंगल 12वें में हो तो क्या हो? मंगल बद हो अगर जाएगा तो सर। मंगल अगर नेक है तो राहु अच्छा सुषमा मित्र है। जी, आपने मंगल बद को ऐसे नहीं देखना। हाँ सर, हाँ वो तो राहु है, राहु लिखा हुआ होगा तो मंगल बद होगा। यस, ऐसे नहीं देखना, जी ठीक है। मंगल नेक का परम मित्र है राहु। जी हाँ, रत्ना जी कुछ पूरा ढंग से बताएं कि 12वें भाव के अंदर मंगल हो तो क्या हो।
सर नेक मंगल कहीं तो पे भी राहु का होगा मित्र है। सर, राहु कहीं पे भी होगा तो वो मंगल उसको कंट्रोल करेगा। नहीं ऐसे नहीं, मंगल 12वें में चला गया, वहां पर राहु क्या कर रहा है? क्या मंगल राहु की युति कुछ अच्छे परिणाम देगी? पर वहां पर गुरु भी बैठा हुआ है, यानी कि उसमें गुरु की भी ताकत शामिल है 12वें में। तो मंगल गुरु का संबंध क्या अच्छा असर देगा, क्या बुरा असर देगा, वो उस चीज पर मैं बस समझना चाहता हूँ। सर पहले तो हम उस कुंडली में मंगल की स्थिति देखेंगे। अगर जो मंगल बद है, मंगल तो बता दिया 12वें में, क्या अगर रिजल्ट राहु देगा? तो उसकी स्थिति राहु पे डिपेंड करती है ना, कि अगर मंगल बद है तो मंगल बद जो है वो राहु का भी मित्र नहीं है, लेकिन अगर मंगल नेक है तो राहु का वो मित्र है। तो अगर मंगल उस कुंडली में नेक है तो राहु के साथ वो अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, हाँ ज्योति जी आप कुछ कह रहे हैं? सर 12वें भाव में हम पहले गुरु और राहु की स्थिति देखेंगे, गुरु कितना प्योर है या नहीं, राहु का रिजल्ट दे रहा है या नहीं, उस हिसाब से मंगल को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे राहुल और गुरु पे डिपेंड करता है। अगर हम गुरु अच्छा बना के रखते हैं तो मंगल आ रहे होंगे, मंगल से रिलेटेड हमें बीमारियां भी आ सकती है और नींद ना आना ये सब भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है प्रॉपर्टी का। बहुत बढ़िया, ज्योति जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब आप लोगों को चीज समझ में आ रही है। लाल किताब क्या कहती है, एक बार वहां पर चल करके सामने। राजा होगा सुख का मंगल, घर गुरु प्रवेश जो, जन्म कुटिया या की जंगल, ख्वाही हो वो दरवेश हो, साथ गुरु दिया दूजे बैठ, पाया केतु घर तेरा हो, मच मुआवन हर दो तारे, बुध पापी नहीं बोलता हो, 8 तीजा ना मंदा होगा, ना ही बुरा खुद राजा हो। अब इसका मतलब क्या है? और ये एक ऊपर भी लिखा है, दिया मीठा लोगों ख्वा मीठा खिलाया, कमी जर न दौलत सभी कुछ हो पाया। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि भाई मंगल 12वें के अंदर जो ज्योति जी ने बताया है कि अगर गुरु जितना उत्तम होगा उतना ही उत्तम मंगल परिणाम देगा। मंगल यानी मीठा, ऐसा आदमी मीठा लोगों को बांटता रहे, लोगों को मीठा खिलाता रहे, उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ बात? 12वें में मंगल का मीठी चीजें बांटने का प्रावधान बताया गया है, परंतु यहाँ पर बैठा राहु भी है, तो राहु की काट बुध है, अर्थात डिपेंड करेगा कि बुध किसी भी रूप में खराब नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में बुध खराब हो गया तो यहाँ पर मंगल अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। तो 2 ग्रह डिपेंड हो गए, एक गुरु पर और एक बुध पर। अगर गुरु भी ठीक है, बुध भी ठीक है, तो मंगल उम्दा फल देने वाला, मतलब उत्तम फल देगा, फिर किसी प्रकार की कमियां पैदा नहीं करेगा। अब आपको जानकर के हैरानी होगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में 12वां भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब कुछ कपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मंगल 12वां बैठा होगा, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, और कुछ ऐसा होगा कि जिनके रिलेशनशिप बहुत ही खराब होंगे। लाल किताब इस मामले में आपको बहुत मदद करती है। अगर मंगल 12वें में है, गुरु और बुध जिसकी कुंडली में भी अच्छे हैं, बेशक मंगल 12वें में बैठा है, उन लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होंगे,
और लॉन्ग टर्म तक होंगे, यानी उम्र के एक बहुत लंबे समय तक वो रिलेशनशिप चलेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप। पर वहीं पर अगर चीज बिगड़ गई, यानी कि गुरु बिगड़ गया और बुध बिगड़ गया, तो 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल जो है, जब भी ये लोग रिलेशन बनाने के लिए तैयार होंगे, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई मनमुटाव, यहाँ तक कि मार पिटाई भी शामिल है, सेपरेशन और एक दूसरे से दूरी बना करके रखना। तो हम जब कोई बता देता है कि भाई ये कहानी है, तो हम कहते हैं भाई हाँ, मंगल लड़ाई झगड़े का ग्रह है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करा देता है। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि मंगल परिणाम कैसे देता है। हाँ, मंगल बद को जरूर देखिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि मंगल बद आपके नेचर पर इम्पैक्ट डालेगा। बस आपने इतना कहना है कि मंगल बद हो गया तो उसका नेचर थोड़ा सा खराब हो गया, डिस्टर्बिंग हो गया, जिसकी वजह से वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरों को डिस्टर्ब कर देगा। बस ये समझ गए बात को। तो 12वें भाव में जो भी पाप ग्रह बैठता है उसको बड़े सावधानी से समझना है। अक्सर न्यू बिगनर्स सप्तम भाव पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। भाई पति पत्नी का झगड़ा है, पति पत्नी का विवाद है, तो सप्तम भाव को देख लो, पंचम भाव को नहीं देखते, 12वें भाव को अक्सर नहीं देखते, अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पर ही बड़ी भारी गलती खा जाते हैं। मैं भी खा लेता हूँ। पंचम में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का क्या देखेंगे? वो तो लव के रिलेटेड है, जैसे कि लव अफेयर हो जी या जी, शादी तो प्रेम का है। नहीं नहीं, पहले चीज समझा दूं, पंचम भाव लव का है, अर्थात उसे जीवन में कितना प्रेम मिलेगा। ये अगर पंचम भाव ने डिसाइड कर दिया इस आदमी को प्यार मिलना ही नहीं है, जिससे मर्जी ये खुद एक तरफा प्यार करता रहे पर सामने वाली पार्टी प्यार नहीं देगी उसको, तो अब उसकी शादी किसी से भी होती रहे, उसके कोई मायने ही नहीं रहते। पंचम भाव फर्स्ट स्टेप है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप है। पंचम भाव उत्तम होगा, पंचम भाव उत्तम होगा तो आगे जाकर के पति पत्नी का प्रेम डेवलप होता है। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों को क्लास में कई बार कहता हूं, जब भी पति पत्नी बड़े प्रेम में होते हैं, एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनकी संतान बहुत उत्तम कोटि की होती है। प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेम की कमी संतान पर इम्पैक्ट डालती है। ये मत सोचिए कि ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, ये तो साफ सबका चलता रहता है, वो ना 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 ना, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाली संतान पर ही होगा। जितना ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप, जितनी अच्छी बॉन्डिंग पति पत्नी में होगी, संतान भी उतने ही शांत, आज्ञाकारी, कहा मानने वाली और प्रेम देने वाली होगी। सेकंड स्टेप क्या है? सप्तम। सप्तम तो ओनली कॉन्ट्रैक्ट है, 7 वचन का कॉन्ट्रैक्ट, कि लड़के ने फेरों के समय जो 7 वचन दिए थे उसमें से वो कितने निभाता है, लड़की ने जो 7 वचन दिए थे वो कितने सातों के 7 वचन निभाती कि नहीं निभाती, या दोनों ही पार्टियां मुकरी हो जाती, मतलब कोई किसी को निभा के ही राजी नहीं है। वो 7th हाउस सिर्फ ये बात को डिसाइड कर रहा है कि कौन अपने प्रॉमिस को कितना निभा रहा है। क्लियर कट। अष्टम भाव क्या दिखा रहा है? दोनों के अंदर छिपी हुई जो काम ऊर्जा है, जो सेक्सुअल एनर्जी जो छिपी हुई है, जिसको पति पत्नी भी एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, वो अष्टम भाव डिसाइड कर रहा है। और 12वां भाव दोनों के मिलने का स्थान है, वहां पर उस एनर्जी का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। वहां पर पता चल रहा है कि जो मेल मिलाप हो रहा है उसमें कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो 12वें भाव का ही विषय है। इसलिए 12वां भाव लॉस का हाउस माना जाता है। 12वें भाव में लड़का और लड़की
दोनों के दोनों अपनी बैचलर डिग्री खो बैठते हैं। समझ गए इस बात को? बहुत सिंपल है। तो यहाँ और अब एक नेचर बता दूं, पाप ग्रह, ध्यान रखना, पाप ग्रह ज्यादा ऊर्जा दे देता है इंसान को। पाप ग्रह ज्यादा ऊर्जा दे देता है, और ज्यादा ऊर्जा का मतलब है ज्यादा डिमांडिंग कर देता है। कई बार वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती। अब पंचम भाव में अगर पाप ग्रह होगा तो कहेगा मुझे और प्रेम चाहिए। छोटे मोटे प्रेम से मेरे को नहीं लगता, मेरे को एक बार नमस्कार नहीं मारना, दिन में 5 बार नमस्कार करो। डिमांड बढ़ गई है, सामने वाला इतनी बात को पूरी नहीं कर सकता, तो क्या होगा? प्रेम में दिक्कत आएगी, प्रेम में, रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा। हमेशा ज्योतिष में लॉजिक को समझना है आपने। वहीं पर शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ ग्रह दूसरे की भावना को भी समझता है कि भाई उसकी भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ा उसको स्पेस देता है सामने वाले को। और वो ही प्रेम संबंध ज्यादा अच्छे होते हैं जिनमें दोनों पार्टियों को एक दूसरे को स्पेस मिलता है। स्पेस मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 7th हाउस में ना ही शुभ ग्रह चाहिए ना ही अशुभ ग्रह चाहिए। अशुभ ग्रह कहता है कि मैं तेरी एक भी बात नहीं मानता, जा, मैं तो भूल गया कौन सा वचन दिया था, मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहे वो ही करूंगा, जो मन करेगा मेरा वो ही करूंगा, आई एम द बॉस। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं 7th हाउस को देखने का। पाप ग्रह बैठा है, आदमी कहेगा आई एम द बॉस, कोई वचन याद नहीं है, जो सुबह मैं डिसाइड कर दूंगा वही वचन है बस। और तुमने वही सामने वाली पार्टी को कहेगा तुम्हें वही निभाना है। तो इससे क्या होगा? दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा है तो क्या होगा? 7th हाउस में शुभ ग्रह बैठेगा तो वो कहेगा वचन को अच्छी तरह से निभाओ। बंदा कहेगा मैंने निभा दिया, बोला मजा नहीं आया, और अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। सामने वाला उससे क्या होगा? इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। अगर आप एक चीज, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी टोका टाकी करने लगोगे तो सामने वाली पार्टी परेशान हो जाएगी, उसको स्पेस नहीं दे पाओगे आप ढंग से। अब स्पेस ना देना कैसे होता है? देखो शुभ ग्रहों का क्या, कैसे झगड़ा, शुभ ग्रह कैसे झगड़ा कराते हैं, आप भी हंसोगे। जैसे कि एक वाइफ ने कहा कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए, आदमी ने कहा चलो पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम जूते ऐसे पहन के चलो, तुम बाद से ये वाली शर्ट पहनो, ये वाली। उसको हमेशा टोका टाकी। अब वो चाह रही है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा लगना चाहिए, बाहर पार्टी में जाए तो छा जाए, वो तो उसको हीरो बनाना चाह रही है। उसकी भावना गलत नहीं है, समझना बात को। उसकी भावनाएं अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल गलत नहीं है, पर वो उससे इतनी ज्यादा उम्मीद पाल करके बैठी है कि मैं उससे क्या से क्या बना दूं, और वही स्थिति खराब हो रही है दोनों के रिलेशनशिप के लिए। तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह दोनों खराब कर दिए। तो 7th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव क्या करेगा? पाप ग्रह बैठेगा तो छिपी हुई हिडन सेक्सुअल एनर्जी की पावर को बढ़ा देगा। शुभ ग्रह बैठेगा तो शांत कर देगा। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि कैसे। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं? हाँ ज्योति जी। सर जैसे किसी की कुंडली देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के, दोनों में ही सप्तम भाव में पाप ग्रह, 2-3 पाप ग्रह एक साथ हो, तो उसमें उन दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी कि उन दोनों में बीच में टकराव ही रहेगा? नहीं नहीं ज्योति जी, कोई एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। जब सेम एनर्जी की बिल्कुल सेम हो तो सेम तो होता ही है दोनों का सप्तम भाव। पति पत्नी का सप्तम भाव एक जैसा ही होता है, ये सिर्फ देखने का तरीका है। जब आप ज्योतिष में बहुत गहरे सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा पति पत्नी के सप्तम भाव कोई अलग नहीं होते। आज तक मुझे किसी पति का सप्तम भाव ऐसा नहीं मिला जिसका बहुत अच्छा हो
और पत्नी का बेचारी का बड़ा खराब, या पत्नी का बहुत अच्छा और पति का खराब। कभी आज तक ऐसा नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मामला ही गड़बड़ है। इसका मतलब दोनों पति पत्नी है ही नहीं, जी इसका सर। मतलब तो मामला कुछ और है, यहाँ तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो कुछ जी। और ही कहानी चल रही है जो हमें नहीं पता चल रही है। तो पति पत्नी का सप्तम भाव एक जैसा ही होना चाहिए, जभी तो ये कार्मिक रिलेशनशिप को दिखाएंगे। सर अभी एक सेवंथ हाउस में एक या एक से ज्यादा ग्रह इस बात को दिखाते हैं कि उनमें गुस्से की भावना प्रबल होगी, चाहत की भावना प्रबल होगी, इच्छाओं की भावना ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी उनकी, एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। कि जैसे मान लीजिए फीमेल के चार्ट में 2 ग्रह 3 ग्रह बैठ गए, जाएगी उसका पति कमाए 1 करोड़ रुपए कमा के लाए, बहुत अमीर आदमी होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद करके ले, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी अपने हस्बैंड के साथ, और वो एक्सपेक्टेशन बढ़ने से ही रिलेशन खराब होते हैं, ये भी आप समझना। अब वो पूरी रिलेशन में जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, झगड़ा आएगा, फिर हम क्या कह देते हैं, अरे यार सप्तम भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह बैठा है जो दिमाग को देख रहा है, इसलिए दिमाग गर्म हो जाता है। क्योंकि सामने वाली पार्टी तो यही कंप्लेंट करती है ना, हमारे पास पति आएगा तो वो कहेगा यार, कहेगा गुरुजी मेरी वाइफ का स्वभाव बहुत बेकार है, वो बहुत गुस्सा करती है, बहुत झगड़ा करती है मेरे साथ, वो तो वही कहेगा। लेडीज आएगी वो कहेगी जी मेरा हस्बैंड बहुत डांटता है मुझे, बहुत डांटता है, बहुत फटकारता है मुझे, वो करता है, गुस्सा बहुत जल्दी खा जाता है, डोमिनेटिंग नेचर का है। वो एक दूसरे की कंप्लेंट है, तो हम उसको टाल देते हैं, बात को घुमा देते हैं कि उसको बुरा ना लगे कि भाई सप्तम भाव में फलाना ग्रह बैठा तो दिमाग को देख रहा, दिमाग गर्म हो जाता है। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के प्रति जो है वो मीट आउट नहीं हो रही। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी, मेरे पास एक केस आया लड़की का, एक लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो लड़का बहुत पढ़ा लिखा था पर उसके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर था। लड़का पढ़ा लिखा बहुत पर चाइल्डिश बिहेवियर था, और वो लड़की उस बात को लेके परेशान है कि लड़के का चाइल्डिश बिहेवियर है, ये तो बच्चों की तरह की हरकतें कर देता है। ये परेशानियां होती है, समझ गए बात को। तो उसकी क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। उसको लगा था, अब घर वालों को उसने जो बताया भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए, घर वालों ने ढूंढ तो दिया वैसे ही, पर शादी के बाद पता चला भाई इसमें तो थोड़ा सा बचपना भी है। अब बचपना मैं तो थोड़ा सा कह रहा हूँ, उसके अनुसार ज्यादा है तो वो उसके साथ समस्या हो गई, तो रिलेशन में गड़बड़ी आ गई कि नहीं आ गई। ये सप्तम भाव में जब ज्यादा ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं रिलेशन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और वहां पर समस्या आ जाती है। ज्योतिष में लॉजिक को समझो तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं रट्टे मारते मारते भाव, और कुछ नहीं। सर मेरे भी अभी क्लोज रिलेटिव में शादी हुई थी किसी की, 6 महीने बाद ही वो टूटने को हो गई। तो दोनों की कुंडली देखी मैंने, तो सप्तम भाव में मंगल दोनों के साथ में ही थे और साथ में शनि भी थे दोनों की कुंडली में। तो मैंने कहा वो बैलेंस होना चाहिए कि टूटनी चाहिए शादी, फिर वही पूछ रही थी। हाँ, तो सप्तम में दोनों के मंगल थे या और कोई भी था? मंगल था, साथ में शनि भी था, एक में शुक्र था। तो देखा कि 6 महीने बाद ही वो टूटने को गई शादी। शनि ने खराब कर दी ना। शनि मंगल की युति सप्तम भाव में बहुत नेगेटिव मानी जाती है। कुछ चीजें धीरे धीरे याद कर लो, मतलब याद रह जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, तो आप पे एकदम सटीकता से जोर ही नहीं आएगा दिमाग पे। जैसे आज के टाइम में मेरे पर दिमाग पे जोर नहीं आता, जैसे कोई कहता है मंगल शनि, में तुरंत समझ जाता हूँ कि कहानी क्या चल रही है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों मिलकर के सेपरेटिव इशू खड़ा करते ही करते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते ही चाहते हैं, है ना। तो उनकी दूसरी शादी करवा दो। सर अभी तो केस चल रहा है ये चल रहा है, सेटलमेंट का हाँ बस फिर केस, दूसरी मतलब शादी। हम चली जाए ससुराल, साथ में एडजस्टमेंट कर ले। नहीं, दूसरी शादी करानी पड़ेगी दूसरा, क्योंकि ये योग ही 2 शादियों का है। मंगल शनि सप्तम में बैठ जाए ना जी सर। वहाँ, ये देखती जी समझना। सर।
गुरुजी ये जो उन्होंने दूसरी बोला मंगल और शुक्र, उसका क्या इंटरप्रिटेशन नहीं, मंगल शुक्र दूसरी शादी नहीं कराता। नहीं कराएंगे? ना 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 ना, वो वो मंगल एक्स्ट्रा शनि अलग, मंगल शनि अलग कहानी है, मंगल शुक्र अलग कहानी है। मंगल शुक्र की तो कहानी ज्योति जी मंगल शुक्र किसके में था, बेटे लड़की के में कि लड़के के में? ये नहीं अब पता। एक जन के है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ, थोड़ा कोई सा बात, याद नहीं आ रहा है, बहुत टाइम पहले देखा था, कोई बात बट नहीं, फिर दोनों भी में था, ये श्योर है। एक में मंगल और शुक्र शुक्र की, एक्स्ट्रा मंगल और शुक्र की युति हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान से फिर दोबारा से बता रहा हूँ, मंगल और शुक्र की युति पुरुष की कुंडली में अगर वहां पर गुरु की स्थिति पूरी कुंडली में बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली होती है मंगल शुक्र की युति। बेस्ट रिलेशनशिप का योग है ये, अपनी वाइफ के साथ बेस्ट रिलेशनशिप, सर इस स्थिति में लॉन्ग टर्म फिजिकल रिलेशनशिप बैलेंस रहते हैं और दोनों में ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, यानी कि उम्र के एक पड़ाव तक वह ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। तो केवल मंगल शुक्र को देखते ही मत कभी भी गलती से बोल देना कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, नो। दूसरी की कुंडली में तो मंगल शनि है। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अब आप सुन लीजिए कि मंगल शुक्र को देखते ऐसे नहीं बोलना, मंगल शुक्र की युति हो, गुरु को देखना है। गुरु बिगड़ेगा तो कहानी बिगड़ेगी, तो फिर आप कह सकते हो हाँ देयर इज लॉट ऑफ चांस की वहां पर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। उसमें भी आपने फर्दर स्टडी करनी है, राहु की स्थिति देखनी है। राहु का बलाबल नहीं देखना, कहीं राहु कुछ ऐसा इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, जैसे कि सप्तम भाव में शादी के घर में तो राहु नहीं बैठा। तो ऐसी चीजों को जरूर देखना है। अगर राहु सप्तम भाव में बैठा है, गुरु कमजोर स्थिति में है, तो पक्का थर्ड पार्टी की एंट्री है दोनों के बीच के अंदर, वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ज्योतिष में कई प्रकार के योग बनते हैं और कई तरह से योग बनते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरह से आपने उस चीज को समझना है। हाँ आस्था जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अब ये तो हमने युति देखा कि मंगल और शनि और बट अगर सातवें घर में आपने बताया था पहले भी कि सातवें घर में अगर मंगल है सिर्फ, राइट, तो फिर अगर सिर्फ मंगल है तो फिर हम वो देखें कि वो मंगल बद है या नहीं है, पहले तो वो बिल्कुल, देखेंगे। डेफिनेटली। पर क्योंकि ये सातवां घर है तो ये शादी का घर है, तो उससे फिर हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हमेशा ना हैं? पहले नंबर से शुरू हो जाया करो। क्या? नंबर एक, पहला सूत्र कोई भी ग्रह ना हो। पहला सूत्र एक भी ग्रह नहीं है। दूसरा सूत्र एक ग्रह आ गया, एक ग्रह कोई सा भी आ गया, वो देखो कि उस भाव में उस ग्रह की स्थिति को वो भाव क्या मान रहा है, उसके अनुसार देखो। फिर अगर उसमें एक ग्रह और आके बैठ गया, दो ग्रह जैसे ही हुआ, पति पत्नी का विवाद भयंकर, भयंकर का मतलब हो गया कि अब भाई झगड़ा पूरा पूरा है, बेशक वो यथास्थिति बनाए बैठे हुए हैं। जैसे ही तीसरा ग्रह उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, मन की और तन की दोनों की स्थितियां ठीक नहीं रहती, यानी कि दो तरह के रिलेशनशिप दोनों ही तरह के बिगड़ जाते, मन के भी बिगड़ जाते हैं, तन के भी बिगड़ जाते हैं, सेपरेटिव इश्यूज बनने लग जाते हैं। ऐसे में फिर भी मैं कहूंगा एक नजर हमेशा मारनी चाहिए, चाहे कुंडली में सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, चाहे 5 बैठे हैं, चाहे 3 बैठे हैं, बुध ग्रह है और गुरु ग्रह, इन दो को बिल्कुल मत भूलना। इसी तरीके से ये बुध और गुरु अच्छे हैं कुंडली में तो शादीशुदा जिंदगी को बचा ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से। मैं फिर से बात कर रहा हूं, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने संस्कार से। और रिलेशन 3 ही तरह से बचते हैं। जो जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हैं वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा ले जाए, बुद्धिमान होगा और संस्कारवान होगा और ज्ञानवान होगा तो अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा ले जाएगा।
जी और कोई? हाँ जी बहन जी। सर हम देखते हैं कि बुध और सूर्य इकट्ठा हो तो मंगल नेक होता है, जी पर अगर बुध और सूर्य के साथ और ग्रह भी बैठे होते हैं तब भी ये फार्मूला लागू सेम रहता है। फार्मूला तो नहीं, मंगल तो ठीक नेक हो जाता है उसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे सूर्य बुध भी बैठा है और वहां पर कोई और ग्रह भी आकर के बैठ गया तो उसमें मंगल तो नेक हो जाएगा, पर उसमें हमें देखना कहीं राहु तो आके नहीं बैठ गया, नहीं वो सूर्य को भी खराब कर देगा, वो वहां पे बुध को भी खराब कर देगा। तो जो मंगल नेक हुआ है ना, वो बहुत अच्छा नेक नहीं माना जाएगा। जैसे मंगल बद की भी कैटेगरी में आप लोगों को कई बार कहता हूँ, एक आदमी सिंपल गुस्सा हो जाता है, एक आदमी इतना गुस्सा होता है कि गाली गलौज करता है, और एक आदमी ऐसा होता है वो गाली गलौज ही नहीं करता, वो तोड़ फोड़ ही कर देता है घर के अंदर, और एक आदमी मार पिटाइयां इतनी कर देता है कि सर फोड़ देता है पड़ोसियों का। मतलब गुस्से का ये एक्सट्रीम लेवल बढ़ता चला, और आप हैरान होंगे ये इन चारों तरह के व्यक्तियों का मंगल बद मिलेगा, और दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो मंगल बद के योग जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उनमें अग्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है आशुष्मा तो जी? सूर्य बुध हाँ हाँ बताइए बहन जी, बताइए, बोलिए। सूर्य बुध के साथ राहु आ जाए तो ये कम हो जाएगा मंगल नहीं नेक। नहीं, खराब हो जाएगा। हाँ मंगल नेक खराब कम हो हो, मंगल नेक कम हो जाएगा, ये Thank चीज गड़बड़ हो जाएगी। गुरुजी यहाँ सूर्य बुध शुक्र बैठे हो सप्तम में तो सूर्य बुध और शुक्र बैठे हों तो फिर भी सूर्य को नुकसान कम से कम नहीं है। सूर्य को नुकसान इसलिए नहीं है कि बुध और शुक्र मिलकर के भी सूर्य बना रहे, वहां पर एक पहले से सूर्य बना हुआ है, तो सिर्फ सूर्य को खुद को नुकसान नहीं हो रहा, पर जो वहां पर जो सूर्य की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है ना, वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि वो लगन को भी देख रही है, उसकी पावर दिमाग पर भी आ गई है, और 7th हाउस को लिए भी डिस्टर्ब कर रही है, तो वो चीज ठीक नहीं है। पर हाँ ये बात है कि अगर मंगल नेक की बात करेंगे तो मंगल नेक हो गया, मंगल बद नहीं है। सूर्य बुध शुक्र एक हो गया, एक साथ बैठे हैं तो मंगल नेक है, कोई ऐसी बात। सर अगर सूर्य बुध और शनि का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में, एक जनरल ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। हाँ तो ये गड़बड़ कर देता है। कैसे? सूर्य बुध ने तो मंगल को नेक किया, पर शनि ने सूर्य को ही डिस्टर्ब कर दिया टोटल, जो बना रहा था उसको नेक। तो मंगल जो नेक हुआ टेक्निकली तो हो गया, पर वास्तविक रूप से वो नहीं बना, तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे हमें। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? बड़ा मीठा बोलता रहेगा, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलता रहेगा, अगर उसका दिमाग खसक गया, मतलब दूसरे ने छेड़ दिया, तो लोग कहते हैं यार मैं भाई कुछ नहीं करता, सामने वाला मेरे को भड़का देता है, तो मैं क्या करूं, फिर उसने बुलवा दिया मुझे, फिर वो चीज हो गई। तो ये लोग फिर जो है ना, अगर इनको कोई उस्का दे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के लिए, और ये उस समय अपना खो बैठे अपना नियंत्रण, तो चीजें फिर बिगड़ जाती है। फिर इनको कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है। हाँ ये बिगड़ने के चांस भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं। जिसका मंगल नेक होगा, ध्यान से समझना, जिस व्यक्ति का मंगल नेक होगा, इसका सिंपल सा मतलब है उसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, वो अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को कंट्रोल में रखता है। मंगल बद का मतलब वो बेचारा इंतजार करता रहता है, नहीं 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 झगड़ूंगा, नहीं झगड़ूंगा, नहीं झगड़ूंगा, करता रहता है, कोशिश वो पूरी करता है, पर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए अगर उससे नहीं रुका जाए तो फिर वो नहीं रुकता है, फिर उसकी कहानी फेल हो जाती है। तो ये है मंगल बद का मतलब। ठीक है, फिर भी अगर मंगल बद पाओ तो भी गुरु को ही देखना, मंगल बद पाओ तो भी सूर्य को ही देखना, कि कहीं ये ग्रह अगर अच्छे जितने उम्दा होते चले जाएंगे, मंगल बद होते हुए मंगल बद का दुष्प्रभाव कम से कम मिलेगा। केवल ये नहीं कि बस सूर्य बुध देख लिया और आपने डिसाइड कर दिया, ऐसे जल्दबाजी करोगे तो कैरेक्टर एनालिसिस सही ढंग से नहीं कर पाओ। हाँ रितु जी? सर मंगल बद दशा पे भी डिपेंड करता है कि जैसे एक स्थिति पर, ओनली स्थिति पर नहीं, जैसे एक कुंडली में मंगल बद नहीं आ रहा, बट प्लैनेट जब मूव होते हैं, हाँ जैसे गोचर में या कुछ वर्षफल तो भी मंगल बद के लगन कुंडली को देखना है मंगल बद के लिए, है ना। वर्षफल में देखेंगे कि धोखे का ग्रह कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है,
कौन किसको टक्कर मार रहा है, टक्कर वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे, है ना। उस तरीके से देखिए, जो मंगल बद हुआ है वो आपके नेचर को बिगाड़ रहा है थ्रू आउट लाइफ। इसलिए मंगल को शुभ करना, नेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए तो कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं है। अगर एक बार मंगल बद खराब हो गया, ऐसा थोड़ी अगली साल वो बंदा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली बार साल वो झगड़ा करना बंद कर देगा। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को आप बहुत जानते होंगे जिनको आप 10 साल से 15 साल से देख रहे हैं। वो 10 साल पहले भी झगड़ा करने में उतने ही तेज थे, वो आज भी उतने ही तेज है। फिर इसका मतलब वर्ष फल में मंगल कहीं घुमा ही नहीं। मंगल तो हर साल चेंज हो रहा है। मंगल तो हर साल अपनी स्थिति बदल रहा है। यानी इन 10 सालों में मंगल की ऐसी स्थिति तो आई होगी जिसमें मंगल नेक रहा होगा, मंगल बद नहीं हुआ होगा, फिर भी वो बंदा तो वैसे ही असर कर रहा है। यही कारण है हम बिना वर्ष फल देके भी मंगल बद वाले व्यक्ति को आज भी अगर कहते हैं आपका मंगल में ये खराबी है, इसकी वजह से ये गड़बड़ी हो रही है, तो मान जाता है बिल्कुल। इसीलिए तो प्रेडिक्शन सही चली जाती है। तो उसको उस एंगल से। सर आपने एक रेमेडी बताई थी, एक लोटे में मूंग साबुत दाल रखने के लिए। हाँ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में रखते हैं, ईस्ट या नॉर्थ में? देखो, उसमें हमने सूर्य और बुध को एक साथ मिला दिया था। हाँ जी। साबुत मूंग यानी कि बुध ग्रह, तांबे का बर्तन यानी कि सूर्य ग्रह। अब दोनों को मिला दिया तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया। एक प्रकार से जैसे ही सूर्य बुध मिलाए तो हमने मान लिया कि मंगल अब नेक होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर करना है इसको? आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट क्यों कर सकते हैं? या तो नॉर्थ में भी रख सकते हो या ईस्ट में रख सकते हो। नॉर्थ बुध की डायरेक्शन है, नॉर्थ की जो दिशा है वो बुध की दिशा है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोना है वो बृहस्पति की दिशा है, वो जुपिटर की दिशा है। आप बृहस्पति में रख दो उसको, बृहस्पति की भी उसकी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। तो उसको यहाँ भी रख, या पूर्व दिशा में भी रख सकते हो। तो मंगल नेक करने का एक ये उपाय है। कलाई करके उसको मतलब पक्का वो करके रखना होता है या टेप भी लगा के रख सकते हैं ढक्कन के ऊपर? ढक्कन बंद करके रखा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, आज अब हम आगे करेंगे एक एक जो है, हम मसनूई ग्रह भी बढ़ाते रहे ना, नहीं तो क्लास वहीं की वहीं टिकी रहेगी। तो आज मैंने चंद्रमा करवा दिया था। चंद्रमा कैसे बनता है? नहीं गुरुजी। नहीं, तो लिखें सूर्य और बृहस्पति से चंद्रमा बनता है। अक्सर कुंडलियों में चंद्रमा डिस्टर्ब मिलता है। चंद्रमा बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ये देखते होंगे कुंडलियों में चंद्रमा डिस्टर्ब मिलता है। अगर ऐसे में जैसे आप देखेंगे कि कुछ कुंडलियों में चंद्रमा डिस्टर्ब है, जैसे कि नीच राशि में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, उसके बावजूद भी वो लोग आपको प्रसन्न दिखाई देंगे। तो वो कौन से लोग होते हैं? ये वही लोग हैं जिनकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दो ग्रह सही स्थिति के अंदर हो। यदि किसी का बृहस्पति बलवान हो, साथ में सूर्य भी बलवान हो, तो चंद्रमा बेशक उनकी कुंडली में पीड़ित हो तो भी उनको चंद्रमा के पीड़ित होने के दोष नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि डॉक्टर बनने में चंद्रमा, हम कह देते ना, नीच का चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा डॉक्टर बना देता है। पर हम साथ में ये बताना भूल जाते हैं कि भाई साहब उनका सूर्य और गुरु भी बहुत अच्छा होता है। तो लाल किताब उसमें सीधा पकड़ लेती है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह उमदा है तो उसका चंद्रमा भी नेगेटिव असर नहीं दिखाएगा। और चंद्रमा का नेगेटिव असर नहीं दिखाएगा, कल माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माँ की आयु ठीक रहेगी, माँ का सुख मिलेगा, व्यक्ति टेंशन नहीं लेगा, खुश मिजाज होगा, मस्त रहेगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करने वाला होगा, बड़े पद पर रह करके भी बड़ा आराम से रिलैक्स रहेगा।
तो आज के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित दिखाई देता है कुंडली में, उसके बावजूद भी वो आपको बिल्कुल खुश कैसे दिखाई देते हैं। और अगर सूर्य गुरु ठीक नहीं बैठे हैं और चंद्रमा पीड़ित है, तो फिर चंद्रमा पीड़ित के ही रिजल्ट आएंगे। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो सूर्य और गुरु के उपाय कर दो, क्योंकि आपने उन दो ग्रहों को बलवान बनाने से चंद्रमा ठीक हो रहा है। भाई बहुत लॉजिकल बातें बता रहे हैं लाल किताब, कि उसने सूत्र दे दिया कि सूर्य को ठीक कर लो, गुरु को ठीक कर लो, चंद्रमा में अपने आप ताकत आनी शुरू हो जाएगी, आपका मन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अर्थात जिसके बाप का आशीर्वाद जिसके ऊपर है और जिसका गुरु मजबूत है, वैसे ही खुश रहेगा, दुखी काहे को है। क्लियर बात? ये बात समझ में आ गई? बृहस्पति और राहु से बुध बनता है, बृहस्पति और राहु से बुध बनता है। बुध का मतलब चालाक व्यक्ति, हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, जो अपने स्वार्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हो। अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, जैसे आप कह सकते हो लाल किताब के हिसाब से बुध 12वें भाव में अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच का माना जाएगा। पर अगर उसकी कुंडली में गुरु अच्छा है और राहु अच्छा है, तो बुध ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इसलिए कई बार आप कुंडली देखते हैं सीए की, बुध मिलता है नीच का या बुध मिलता है पीड़ित, और वो बंदा कहता है मैं सीए हूं 10 साल से 15 साल से और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, हैं? और बंदा आप कंफ्यूज कि बुध ग्रह तो बनाता है सीए को और बुध खराब है इस बंदे का, फिर भी कह रहा है मैं तो खुश हूं, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम भूल जाते हैं कि राहु और बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो बुध नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। ये मसनूई का कंसेप्ट है ना, गजब का कंसेप्ट है, ये समझ लो। ये आपके कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर सकता है और गलती करने से बचा देता है। हम नहीं तो जिस धर्रे से पढ़ते आए हैं, जिस तरीके से पढ़ते आए हैं, उसके रट्टा मारने के हिसाब से तो अपन गलती खा जाएंगे। ये समझ में आ गया? नहीं सर, फिर मानेंगे कैसे कि ये बुध अच्छा ही वाला हुआ जो सीए बन गया वो? आप देखो ना कि गुरु कहाँ, गुरु की स्थिति अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आप देखो ना राहु की स्थिति अच्छी है कि नहीं? राहु की अच्छा। हाँ, मान लो राहु तीसरे बैठा है, छठे बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, 6, 11 में राहु अच्छा माना जाता है। जी जी। गुरु भी अच्छा बैठा है, 5वें में बैठ गया, 9वें में बैठ गया, चौथे में बैठ गया, पहले में बैठ गया, मतलब उसके अच्छे भाव में बैठा हुआ है। और बुध बैठ गया मान लो 12वें, इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने। यानी कि बुध के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने का मतलब वो व्यक्ति को बैंकिंग की नॉलेज अच्छी हो, उसका फाइनेंस का हिसाब किताब बहुत अच्छा हो, एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा, वो अपना हिसाब कभी नहीं भूलेगा, लेन देन कभी नहीं भूलेगा, तुरंत याद रखेगा, पैसा मांगते में बिल्कुल शर्म नहीं खाएगा। चाहे अपना सगा भाई के साथ हिसाब करेगा तो बिल्कुल मुनीम जी बन जाएगा, जैसे भी हिसाब किताब शुरू हुआ नहीं कॉपी निकाल के बैठ जाएगा, एक एक पाई पाई का हिसाब करने वाला। तो ये बुध की खासियत होती है। तो यानी बुध दिखा तो खराब रहा है परंतु है नहीं। बुध कमजोर बैठा है, किसी गलत भाव में बैठा है, तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बृहस्पति और राहु इस बात को इंडिकेट करते हैं। हाँ, अगर राहु खराब हो गया तो फिर दिक्कत है, बृहस्पति खराब हो गया फिर दिक्कत है, फिर बुध खराब रिजल्ट दिखाएगा। और बुध के खराब रिजल्ट क्या होते हैं आप सब जानते ही हो। फिर सर एक साथ अगर बृहस्पति और राहु बैठे हैं तो बृहस्पति खराब नहीं होएगा? होएगा, बिल्कुल होएगा। मैंने ये नहीं कहा राहु बृहस्पति साथ बैठे, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा राहु कहीं अलग बैठे पर अच्छा बैठे, इसलिए मैंने उदाहरण दिया तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का उदाहरण दिया, पहले में बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए, पहले भाव का बृहस्पति उम्दा है, दूसरा भाव में बैठ जाए,
पांचवें सर में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, और तो और 12वें में भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, जी तो जी उम्दा जी माना। बिल्कुल। तो सर दोनों अगर साथ में बैठे हो, जैसे पंचम भाव में बिल्कुल गुरु के नहीं, कारक राहु और और गुरु एक साथ बैठेंगे तो राहु जो है गुरु को खराब कर देगा, गुरु तो खराब ही हो गया। जी, उसमें बुध जो मसनूई बनता है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। बुध का मसनूई का मतलब क्या, नकली बन गया। जी 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 नकली जी बुध, नकली बुध कोई अच्छा बुध नहीं माना जाता। नकली बुध का मतलब मैं बताऊं, उन लोगों से है यहाँ पर जो जबरदस्ती के चालाक है, वास्तव में चालाक नहीं है, जबरदस्ती की चालाकियां दिखाते हैं, और वो एक समय आने पर सारी रिश्तेदारी में खराब हो जाते हैं, सारे मित्रों में खराब हो जाते हैं। कहते हैं यार ये आदमी कुछ ज्यादा ही चालाक बनता है अपने आप। कहते हैं फंस गया, बोला बहुत अच्छा हुआ, ये आदमी कुछ आवश्यकता से ज्यादा समझदार है ना, ये समझ नहीं रहा है बातों। जो आदमी हर बात पे अपनी चालाकियों का प्रदर्शन करता है वो एक दिन बुरी तरह फंस जाता है, और कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। चालाक होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पर बिना मतलब का हर मामले में चालाकियां दिखाना बिल्कुल बुरा है। आप किसी व्यक्ति का दोहन करेंगे तो एक समय व्यक्ति को समझ में आ जाएगा यार ये आदमी मेरे को बार बार मूर्ख बनाता है, दोबारा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और अक्सर जिनका बुद्ध इस तरह का होता है वो अपनी इमेज खो बैठते हैं। समझ गए बात को? ये जी, हाँ सुषमा जी बताइए। सर वो मंगल शनि वाला आप बता रहे थे ना सर, अच्छा, मंगल शनि और मंगल शुक्र वाला सर। हाँ हाँ बताइए। तो सर सातवें घर में, जैसे उन्होंने जो अभी बताई थी कुंडली के सातवें घर में ही मंगल शुक्र और मंगल शनि था, जिनका डिवोर्स होना है या हो जाएगा या जो भी है। लेकिन सर अगर मंगल शुक्र किसी की भी कुंडली में कोई से भी घर में हो और किसी लेडीज की कुंडली में मंगल शनि हो, तो भी सर ये स्थिति बनती है क्या? ये डिपेंड करता हाउसेस पे सुषमा जी स्थिति। हाइपोथेटिकली नहीं पूछना, हाइपोथेटिकली तो खुद भी फंसोगे मुझे भी फंसाओगे, है ना। तो हाइपोथेटिकली नहीं मत पूछिए, मैंने उसका सूत्र दिया है, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा मंगल शुक्र कहीं पर भी बैठे हो व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपने देखना है गुरु कैसा बैठा है। अगर गुरु बैठा अच्छा है तो वो उनकी मैरिज लाइफ के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर दोनों गुरु की खराब, देखिए, कोई हो, लड़का हो लड़की हो कुछ हो, मंगल शुक्र बैठा है, गुरु के हालात देख लो, गुरु अगर उम्दा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सिंपल। अगर मंगल शुक्र खराब हो गए तो फिर वो दिक्कत ज्यादा पैदा करेंगे, और गुरु के ऊपर मैंने छोड़ दिया। और मंगल शनि में भी सर यही रहेगा, इसमें भी गुरु नहीं, देखना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगल शनि सप्तम में हानिकारक होते ही होते। नहीं, सप्तम में नहीं सर, किसी भी घर में हो तो ये नहीं, हम शादी के लिए सप्तम की बात कर रहे हैं। मंगल शनि की युति वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती, किसी भी भाव में बैठ जाओ। अच्छा, मंगल शनि की युति कई काम कराती, क्या काम कराती है? एक तो आदमी की जिंदगी में स्ट्रगल पैदा कर देती है, उसको पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, और कभी कभी तो बेचारे का पैसा, जोड़ा हुआ पैसा भी दाएं बाएं हो जाता है, कई बार ऐसे इवेंट भी आ जाते हैं। तो मंगल शनि की युति को कोई खास अच्छा नहीं माना जाता, स्ट्रगलफुल ही माना जाता। चलिए ये तो लीना उच्च जी। का राहु बनाते हैं ना मंगल शनि साथ में? है जी, उच्च का राहु बनता है ना मंगल शनि साथ हो तो? मंगल शनि हो तो राहु उच्च का बनता है, इसमें आप मसनूई को समझे नहीं, वो साथ का मतलब एक साथ बैठने का मतलब नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है मंगल कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, अच्छा बैठा हो, जी साथ जी में जी शनि भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, बहुत अच्छा बैठा हो, तो कुंडली में अब राहु खराब भी होगा तो अच्छा ही होगा। मसनूई को किसी ने इस तरीके से, मैं यूट्यूब में देख रहा हूं लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, आप समझ में आया? मसनूई को किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इस तरीके से नहीं समझाया। सबने कहा साथ बैठे होंगे तो वो तीसरा बन जाएगा। वो साथ बैठने का मतलब नहीं, वो जमा करके बता दिया ना तो सोच रहे साथ ही बैठे ना।
आप ही खुद ही सोचिए, अगर राहु गुरु एक साथ बैठ जाएंगे तो गुरु चंडाल दोष बन जाएगा। अब वहां पे बुध कहाँ से आ गया? और गुरु चंडाल से बुध आ भी गया तो क्या फायदा निकालेगा? अब एक लड़की जिसकी शादीशुदा जिंदगी राहु गुरु के साथ आने से डिस्टर्ब हो जाएगी, लोग उसको कहेंगे चालाक बहुत है, चालाक बहुत है, उसकी तो बेचारी का नुकसान हो गया। उसकी चालाकी क्या काम आई? उसकी तो मैरिज लाइफ खराब हो गई। मसनूई को इस तरीके से समझो कि मंगल मान लीजिए 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है किसी का, शनि आप और अच्छे भाव में बिठा दो, 7वें में बिठा दो। अब ये दो स्थिति बन गई बहुत अच्छी। मतलब मैं एक आपको एक्सट्रीम पोजीशन बता रहा हूँ कि बहुत बेस्ट बन गई। अब उसकी कुंडली में राहु देखने की जरूरत नहीं, कहां बैठा है। राहु उसका उम्दा ही रिजल्ट देगा, इसे कहा है उच्च का राहु। अब राहु को खराब कहाँ माना है? अष्टम भाव में लाल किताब ने सबसे ज्यादा खराब माना है। ये चंडालवत है राहु, अष्टम का राहु। अब ऐसे में शनि बैठा 7वें में, मंगल बैठा 10वें में, बहुत अच्छे परिणाम उसको राहु के मिलेंगे। उसको कोई राहु की दशा में कोई नेगेटिव परिणाम नहीं। और मसनूई वाला कंसेप्ट मैं हर क्लास में बताता हूँ, वैदिक ज्योतिष में भी लगा दोगे तो बिल्कुल सटीक है, समझने के लिए, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। जहां जहां कंफ्यूजन आता है वहां पे मसनूई का कंसेप्ट लगा करके देख लिया करो, दाएं बाएं। जो ग्रह सबसे खराब नजर आए उसका मसनूई देख लिया करो, जो ग्रह सबसे उत्तम नजर आए उसका मसनूई देख लिया करो। कहीं वो देखने में उत्तम लग रहा, कहीं उसका वो गड़बड़ तो नहीं है कहीं। जैसे बृहस्पति कैसे बना? सूर्य और शुक्र से बृहस्पति बना। अब लगन पे बृहस्पति बैठ गया किसी का, आपने कहा वाह बृहस्पति तो लगन पे बैठ गया। अब सूर्य बैठा दिया उसने 7वें घर में, हो गई कहानी खराब। या उसका शुक्र खराब बिठा दिया आपने, हो गई कहानी खराब बृहस्पति की। आज किसी ने कुंडली भेजी थी, एक लड़की की 10वीं पास लड़की है क्या है, वो बता रहे थे। तो वो उसमें क्या था, वो टक्कर खा रही थी, तो टक्कर खा रही थी तो उसमें खराब हो गया बस। सर बट इसका नमांशा में गुरु अच्छा था और लमांशा में भी लगन में खराब भी था अच्छा है। लीना जी, लमांशा में भी खराब था। मैं मैंने आज पाठ मुझे गिने, टाइम मुझे नहीं तो मिला, मैं उसमें जवाब देता। देखो जी। सिंपल सी बात है, डबल चीज नहीं होगी उसमें। देखो ये तो देखा कि वो चौथे में बैठा था, शायद गुरु कहाँ बैठा था? हाँ, इसका 4th हाउस में बैठा हुआ है गुरु और वृश्चिक राशि का है। आप देखो वृश्चिक राशि कितना में चौथे भाव का गुरु कितना उम्दा माना जाता है, बहुत ही उम्दा माना जाता है। और जी। उसके 2, 5, 9, 11, 12 में भी कोई राहु बुध शुक्र नहीं बैठे हुए थे। उसके बावजूद वो जी। बच्ची 10वीं से ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं करी, यानी कि पढ़ाई छूट गई। तो इसका जी। मतलब कहीं ना कहीं गुरु डिस्टर्ब है। मैंने पहचान आप लोगों को बताई रखी। जिस जी। आदमी को प्रॉपर डिग्री नहीं मिली, जिस आदमी को सर्टिफिकेशंस नहीं मिला, या लोगों के द्वारा मान्यता नहीं मिली कि ये बहुत विद्वान आदमी है, तो समझ लेना गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर हम लाल किताब से देखें तो तुरंत समझ में आ जाता है भाई केतु अष्टम से देख रहा है तो वो 9th हाउस में बैठा है, पीड़ित है। पीड़ित है। हाँ, वैसे भी अगर नमांश के अंदर इनको देखें तो नमांशा लीना जी को भी देखना शायद आया नहीं है, तो और वो मुझे याद नहीं है, मैं बताता आप लोगों को। अच्छा, नवमांशा लगन में गुरु बैठा है कर्क में। हाँ, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए थे वहां पर नवमांशा में आपने दृष्टियां नहीं लगाई थी, वहां पर राशियां नहीं देखी और भी अच्छी ढंग से, तो डिस्पोजिटर का कंसेप्ट नहीं लगाया आपने, डिस्पोजिटर का कंसेप्ट भी नहीं लगाया वहां पर। तो आप लगा करके देखेंगे तो नेट सेल में पाएंगे हाँ गुरु डिस्टर्ब है। अच्छा, लेकिन जैसे नवमांशा में मैंने देखा था लगन में गुरु बैठा है, उच्च का होके बैठा है, और जो चंद्रमा है 7th हाउस में बैठा हुआ है जी। और बाकी गुरु पे कोई 8th से टक्कर भी नहीं मार रहा है और किसी की दृष्टि भी नहीं है, टक्कर तो मतलब नॉर्मल लगानी वैदिक के हिसाब से है ना जी, वैद टक्कर नहीं लगानी वहां पे, नवमांशा में टक्कर नहीं लगेगी।
वहां पे जी। कंसेप्ट लगेगा डिस्पोजिटर का, वहां डिस्पोजिटर का कंसेप्ट लगाइएगा और दृष्टि देखिएगा, वहां टक्कर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि लाल किताब तो अष्टम तक पहुंचनी ही नहीं दे रही, लाल किताब ने तो वही क्लियर कर दिया कि केतु टक्कर हाँ मार रहा है, जी, उसने तो हाँ वहां पे नहीं कह ही दिया। लगन में तो पता चल रहा है कि खराब है गुरु की, केतु ने टक्कर मार नहीं दिया नहीं, और गुरु वैदिक इसका से बद तो भी वो हो भी नहीं गया। पता चल रहा लीना जी, वैदिक हाँ से नहीं पता चल रहा। जी, केतु की आठवीं टक्कर तो मानती ही नहीं ना, मानते और नहीं है वैसे जी। तो चौथे के अंदर फर्स्ट क्लास बैठा है जी वो तो वैदिक का नियम है कि नवमांश में जाके चेक करो। लाल ओके। किताब तो नवमांश की बात ही नहीं कर रही ना, वो तो वहीं की वहीं डिसाइड कर रही है। सर इस केस में केतु जो गुरु को टक्कर मार रहा है और ये पानी वाला उपाय नहीं कर सकते, जैसे कई जगह होती है वहां बहता पानी नहीं होता, तो क्या सजेस्ट करना चाहिए ऐसे में इस सिंपल व्यक्ति सिंपल को? मानवी जी, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, गुरु गुरु पीड़ित है ना, तो गुरु को बलवान बनाना है, गुरु को फिर बलवान बनाने के उपाय सिंपल सिंपल रेमेडी है। उनको कहो कोई गीता का उपदेश पढ़ ले, कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ ले, मंदिर जाना शुरू कर दे, पुस्तक नहीं पढ़नी आती तो। और वो भी बस की बात नहीं, किसी ब्राह्मण के जो वहां पे मंदिर में पाठ पूजा का काम करता है उसके पांव छूना शुरू कर दे, आशीर्वाद लेना शुरू कर दे, किसी गुरु को मान ले, किसी गुरु के पास जाके उनसे मंत्र दीक्षा ले ले, उन मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, अपना जो है पीला पुखराज रत्न धारण कर ले, तो उसको गुरु को जितना वो बैलेंस करता जाएगा उसकी फिर पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी, या वो फिर वो विद्वानता वाली बातें करेगा। समझो ये बात, सिंपल ऐसे। सर जो आपने टक्कर का बताया था ना कॉन्सेप्ट टक्कर वाला, तो सर टक्कर वाले में जैसे अपने को ये भी देखना पड़ता है कि जो जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह को टक्कर मार रहा है, तो हम उसको तो बलवान नहीं करें। जैसे मान लो चंद्र केतु है या चंद्रमा है, तो या कोई भी ग्रह है और वो किसी को टक्कर मार रहा है, क्लियर करो आप, है ना, हाइपोथेटिकली नहीं भाई, आप कहो कि फलाना ग्रह यहाँ बैठा है और ये ग्रह यहाँ बैठा है, हाँ तो मैं सर समझ पाऊँ। जैसे सर 7वें घर में चंद्रमा केतु दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मार रहे, दूसरे घर ग्रह में कौन बैठा है, ग्रह कौन बैठा है दूसरे में? सर मंगल शनि बृहस्पति। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल टक्कर लग रही है। हाँ टक्कर लग रही है सर। तो सर इस अवस्था में हम दूसरे ग्रह के मंगल गुरु और शनि के उपाय करेंगे और चंद्रमा नहीं, सुषमा जी सिंपल बताया है, जो टक्कर खा रहा है उसके लक्षण मैच करो कि उसके नेगेटिव लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, कितनी मात्रा में आ रहे हैं, उसकी स्थिति क्या बन रही है, उसमें कितना बल है। अच्छा। भाई आप सोचो किसी आदमी का एक्सीडेंट साइकिल से हो जाए। सर ये तो वैसे भी वो टक्कर है जो आपने बताई थी कम परसेंटेज वाली। क्या वो आदमी मर जाएगा? भाई एक आदमी पैदल चल रहा है, दूसरा साइकिल पे आ रहा है, उसने शायद टक्कर मार दी, अब बंदा मर जाएगा क्या? खुरच लग जाएगी, थोड़ा चोट लग जाएगी, बंदा गिर सकता है, बस डेथ थोड़ी करेगा। अब उसी जो साइकिल की जगह आप स्कूटर कर लो तो चोट ज्यादा लग जाएगी। अब आप बाइक करोगे तो और चोट, और वो गाड़ी में बैठ गए और फिर टक्कर उनसे उड़ाओगे तो बंदा ही उड़ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट आपने ग्रहों में भी लागू करना है। नहीं टक्कर मारने वाला ग्रह कितना मजबूत है। हाँ सर हमारा टक्कर मारेगा तो स्ट्रॉन्ग टक्कर मारेगा, सिंपल सी बात है। तो सर हम चंद्रमा और केतु को देखेंगे कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ऐसा? चंद्रमा तो है ही कमजोर बेचारा। अच्छा तो वो टक्कर नहीं मारेगा सर? मारेगा मतलब कम मारेगा। माँ कैसे थप्पड़ मारती है? सर फोड़ती है, पत्थर मारती है? नहीं सर, थप्पड़ तो मारती है, वो मारती तो है पर और बार बार डराती भी है कि मारूंगी मारूंगी, 10 बार बोलती है दिन में, और मारती है तो ऐसे मारती है। ऐसी चंद्रमा की टक्कर होती है। ये बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं। पर सर साथ में केतु है तो केतु तो टक्कर मारेगा अच्छे से। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल टक्कर। साधु ऋषि मुनि देखे ना, केतु कौन है? ऋषि मुनि साधु जंगल में बैठा, उसको गुस्सा दिला दोगे तुरंत श्राप दे देगा, तुम्हारी पीढ़ियों तक की बर्बादी की बात कह देगा वो।
तो सर ऐसी अवस्था में अपन 7वें हाउस के चंद्र और केतु का उपाय नहीं करेंगे ना, नहीं तो फिर तो वो तो और स्ट्रांग हो जाएंगे, और स्ट्रांग होने सीमा से जी, सारी बातों से बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि नहीं तो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि पता नहीं हमने क्वेश्चन नहीं पूछा और इनका क्वेश्चन। सिंपल कॉमन चीज है कि आपने लक्षण मिलाना है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अगर मैं अभी इस पॉइंट पर कह दूं कि चंद्र केतु का उपाय नहीं करना, कैसे नहीं करना, मैरिज लाइफ तो बर्बाद पड़ी हुई है, चंद्र केतु का ग्रहण योग सप्तम भाव में बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर में वो कह देगा जी मेरी तो मैरिज लाइफ खराब है। अब क्या कहूंगा मैं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने मना किया कि इसमें उपाय नहीं करना, फंस गया ना मैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं चीजों को समझने के लिए गोल गोल नहीं घूमना है, आपने लक्षण मिलाना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, उसी से पता चलेगा। आज जैसे क्वेश्चन इन्होंने रखा था लीना जी ने कि गुरु अच्छा है देखने में पर लड़की ने 10वीं पास की है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि शिक्षा का मैटर की बात चल रही है भाई। तो हमने समझ लिया भाई उसको टक्कर लगी इसलिए ब्रेक आया है उसकी पढ़ाई, सिंपल। अब उसी टक्कर को लेकर के हम हमेशा नहीं बैठे रहेंगे कि गुरु को टक्कर लग गई, उसने टक्कर का इंतजाम कर दिया कि साहब उसका बेचारी का 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करवा रही, ब्रेक दे दिया है। तो हमने लक्षण मिलाया है, तो लक्षण मिलाने, होम्योपैथी में भी लक्षण मिलाए जाते हैं, आयुर्वेद में भी लक्षण मिलाए जाते हैं, और डॉक्टर भी यही पूछता है कि कहाँ दिक्कत कहाँ पे है। इसलिए हाँ बोलो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सर आपने कहा कि हम मंगल में या सप्तम भाव में कुछ प्रॉब्लम हो, पाप ग्रह हो, या मंगल नेक है बद नहीं है, सिर्फ सप्तम भाव में ही बहुत पाप ग्रह है और छठे भाव में सूर्य मंगल बुध है। अब हम देख रहे हैं कि गुरु कैसा है, आपने कहा कि गुरु अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गुरु की देखना है। तो गुरु में जैसे कि राहु बुध शुक्र 2, 5, 9, 11, 12 में नहीं है, वो भी गुरु प्योर है, लेकिन सर वो अगर 6, 8 में हो तो सर उस गुरु को कितनी प्योरिटी मानेंगे? आपने बहुत घुमा दिया, मैं खुद घूम गया सर मैं ये कहना चाह रही थी पहले मैं बोल लूं एक बार। आपने कहा गुरु प्योर है, आपने कहा गुरु प्योर है, कहाँ पर बैठा है, एक बाकियों को भी समझ में आनी चाहिए ना कि सप्तम भाव में गुरु बैठा है लेकिन वो प्योर है। सप्तम भाव में गुरु बैठा है वो प्योर है। अष्टम भाव में अष्टम भाव में बैठा है लेकिन वो प्योर है। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं जी सर। इस आधार पे कह रहे हैं कि दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में राहु बुध शुक्र नहीं बैठे, इस आधार पर कह रहे हैं आप? जी सर। तो आपने ये गलती करी है कि आपने ये भी सोचना चाहिए 8वां भाव रद्दी भाव है, अच्छा भाव नहीं है वो कोई अच्छा भाव नहीं है, गुरु के बैठने का स्थान नहीं है। 8वां भाव तो शमशान, बेशक वो प्योर है, 8वां भाव तो शमशान भूमि है जी और सर। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। शमशान भूमि में तांत्रिक और कपालिक बैठा करते हैं, यानी जो कपाल साधना करता है, तंत्र साधना करता है, वो बैठता है वहां। गुरु का स्थान ऊंचा स्थान है, इसलिए जो लोगों ने देखा होगा आसपास कोई अपने घर में भी इनवाइट करता, द बेस्ट प्लेस उसको प्रोवाइड करवाता है ना, बड़ा अच्छा उसका मान सम्मान करता है। तो 8वें में जाकर के तो गुरु खुद तो वैसे ही प्योर नहीं बचता, वो सेकंड हाउस के लिए अच्छा है। जो मैंने समझाया था वो कहा था, वो सेकंड हाउस पे दृष्टि दे रहा है 100%, धन भाव को ठीक कर देगा। पॉइंट को समझना बात, वो धन भाव को अच्छा कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई अष्टम में आने से। 8वें भाव में चाहे शुक्र आ जाओ, चाहे 8वें भाव में गुरु आ जाओ, चाहे बुध आ जाओ, इनकी ताकत कम हो जाती है। अब कहने में तो हम ये भी पढ़ाते हैं कि शनि 8वें में बहुत अच्छा, पर काहे का अच्छा, उम्र इतनी बढ़ा देगा कि सारा खानदान तुम्हारे सामने जाएगा, तो काहे का अच्छा। आप सोचो, जब अपने सामने छोटे मरने लग जाएं तो जिंदगी बोझ नजर आ जाती है। तो सर अच्छा अब सोचने का ही फर्क है। अगर किसी को कह दे तेरी आयु बहुत लंबी, वो कह देगा वाह जी मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, आज तो आपने दिन बना दिया।
और उसी को कह दो बेटा तेरा खानदान सारा तेरे सामने मरेगा, तू ही सबको छोड़ छोड़ के आएगा, वो कहेगा क्या बकवास कर दिया आपने। बात है ना, बात कहने कहने का तरीका है बस। और ज्योतिषियों के पास यही तो चीज बहुत अच्छी होती है कि तरीका ही बहुत अच्छा होता है कहने का, वो दूसरे वाली बात कहेंगे नहीं ना। तो ऐसे एक सूत्र समझ लो, 6, 8, 12 में, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा वो अपने कारकत्व को लूज करेगा। पास्ट लाइफ कर्मास प्लेनेट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें का भी कंसेप्ट यही था, जो भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा वो पास्ट लाइफ का कार्मिक ग्रह बन जाएगा, यानी पूर्व जन्म में उस ग्रह से रिलेटेड तुम अच्छा काम करके नहीं आए हो, तो वहां पे वो बेचारा प्योर रह के भी क्या प्योर करेगा। तो सर उसका कुंडली में सपोर्ट नहीं रहेगा, बाकी जहां उसको सपोर्ट देना चाहिए। जहां आप अंदाजा लगा रहे थे कि गुरु प्योर मान लिया जाएगा तो वो चीजें ग्रह, अन्य ग्रह ठीक हो जाएंगे, तो वो नहीं हाँ है ना, वो चीजें तो वीक ही मानेंगे गुरु को फिर हम ऐसे में। हाँ नहीं होता भी है, होता भी है, पूरे रिजल्ट नहीं आते। हाँ आस्था जी। जी सर। सर अभी आपने बताया कि 6, 8 और 12 में कोई भी ग्रह होगा तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ या कार्मिक कनेक्शंस है। तो अब 8वें घर में अगर मून है और आपने कहा कि वो उसका काम कुछ कोई गलत भी ग्रह, करके आया है। कोई भी ग्रह। हाँ नहीं, मैं आपसे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर चंद्रमा है तो मतलब क्या उन्होंने ऐसे, क्योंकि चंद्रमा इमोशन से कनेक्टेड है, पानी से कनेक्टेड है, या इमोशन ही है मेजरली तो चंद्रमा जो कनेक्टेड है, तो ऐसा क्या मतलब चीज हो सकती है जो अगर आप इंटरप्रेट करें कि जो चीज शायद नहीं सही हुई है पास्ट लाइफ में, या मतलब कोई। अच्छा पास्ट लाइफ का हाँ पूछ लो। आस्था जी कभी भी मैं सभी के लिए बता दूं, अगर किसी ने पास्ट लाइफ समझना हो, हमारी भृगु संहिता जो, कभी आप भृगु संहिता की पुस्तक कोई मिले अच्छे वाली वो पढ़ना। ज्योति जी ने पीटना शुरू कर दिया लगे बालकों को। तो भृगु संहिता बहुत अच्छी पुस्तक है, वो ग्रह की स्थिति के अनुसार बताती है कि इसने पास्ट में कैसे क्या किया था। चंद्रमा का अष्टम में, लाल किताब चंद्रमा 8वें को कहती है कि एक ऐसी औरत जो शमशान भूमि में बैठी हुई आंसू बहा रही है। पास्ट लाइफ का मतलब है पूर्व जन्म, यानी कि उसने दूसरे लोगों को मन से बहुत पीड़ा पहुंचाई है, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, सिंपल लैंग्वेज ये। बाकी भृगु संहिता में पूरी स्टोरी होती है। एक और चीज माना जाता है, माँ भगवती की अवहेलना करना, माँ भगवती की पाठ पूजा के अंदर कोताही बरतना, तो भी चंद्रमा की पीड़ा मानी जाती है। जो लोग माँ गौरी की सेवा करते हैं, माँ भगवती की सेवा करते हैं, उनकी पाठ पूजा के अंदर त्रुटियां कर देने से भी चंद्रमा अगले जन्म में पीड़ित माना जाता है। तो जो आप कहना चाहते हैं वो मैंने इस तरीके से बता। सर जिसके 6 में और 8 में और 12 में तीनों में ही ग्रह हो तो मतलब तीनों में पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ होगा। हाँ जी, पूरा वो वीडियो देखिएगा, एस्ट्रो पाठशाला पे जाकर के आपको बहुत डिटेल में वहां पर मिलेगा। जी गायत्री सर मेरा गुरुजी इसी नाम से है ये, और कल की क्लास Sorry. से पास्ट लाइफ कर्मास कुछ प्लेनेट का कुछ ऐसा नाम मैंने डाला, और नाम तो अब रोज अच्छा आते मतलब ये पास्ट लाइफ होगा ना उसमें। हाँ 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 उससे ढूंढ लेंगे। डेफिनेट और बहुत अच्छा चला ठीक भी है, है। लोगों ने बड़ी सराहना की उसकी। हाँ गायत्री जिसको मिल जाएगा वो सेंड करेगा ग्रुप पे। मैं भेज दूंगा। सर मैं कल की क्लास के बारे में एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। कल मैंने आपसे बताया था कि जैसे किसी चीज की रेमेडी में बताया था कि हल्दी का तिलक, हल्दी केसर का तिलक, तो आपने बोला कि ऐसे तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। जी तो मुझे याद है कि आपने एक बार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था। तो जैसे हम जुपिटर अगर हम जुपिटर हल्दी और केसर का तिलक अपने आज्ञा चक्र पे करते हैं तो उससे हमारा जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो उसमें कितना समय लगता है, मतलब कितना टाइम तक ऐसा किया जाए तो? 45 डेज। अच्छा, और अगर हम ये चाहें कि वीनस हमारा फर्स्ट हाउस में प्लेस हो तो हम उसके लिए सफेद चंदन, सफेद चंदन, ठीक है सफेद चंदन
थैंक यू सो मच सर। सर सफेद सफेद चंदन। तिलक आजकल तिलक बने बनाए आते हैं, तो वो भी लगाया जा सकता है या चंदन घिस के ही? नकलों से सावधान, नकली सामान बहुत मिलता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में वैसे तो हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हैं, पर पाठ पूजा की सामग्री में सबसे ज्यादा नकलीपना है। सबसे ज्यादा वाहियातगिरी जो है ना, वो उसी के अंदर है, क्योंकि उसकी कोई कंप्लेंट तो करता नहीं। मैक्सिमम लोगों ने जा करके वो सामग्री मंदिर में छोड़नी होती है, तो किसी को परवाह तो है नहीं, तो इसलिए नकली छोड़ तो सामने वाले ने कंप्लेंट करनी नहीं है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत वही होती है। सर सफेद चंदन वही है ना जो हम नॉर्मली घिसते हैं अपने घर में? बस वही है। और एक और बात बता दूं, सफेद चंदन में बहुत गुण है। अगर राहु का दोष भी पीड़ा दे रहा हो तो भी सफेद चंदन काम आता है, तो भी रेमेडी काम आती है। बस उसमें ये होता है, सफेद चंदन का टुकड़ा अपने साथ रखो, राहु खराब कर रहा है तो। नहीं, राहु अगर 12वें में है तो खराब ही है, तो सफेद चंदन का टुकड़ा पास में रखें। पास में रखना, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी रेमेडी है। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। गुरुजी, हाँ जी हाँ जी। पिछली बार जब लास्ट वीक हमारा मंडे को क्लास हुआ था ना, उस टाइम पे आपने कहा था कि मैं एक आपको कराऊंगा 100 बात की एक बात है। 100 बात की एक बात कि कौन सा ग्रह है जिसको संभाल लो तो वो सबका ख्याल रख लेता है, वो वाली क्लास। किस्मत का ग्रह वो कराएंगे। अच्छा, वो किस्मत का ग्रह है गुरुजी? हाँ, किस्मत का ग्रह भी, जो किस्मत का ग्रह, जब किस्मत ही हमारा साथ दे रही है तो गलती भी करते हैं तो ठीक हो जाता है। ओके ओके, क्योंकि गुरु और बुध तो आपने बताया हुआ है। देखिए, अगर कोई कहता है कि मैं गलती नहीं करूंगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। हर इंसान गलती करता है। गलती क्यों करता है? क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता। आज मंजीत जी कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं 200 गज का, पर मंजीत जी ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, ये जमीन के रेट बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे मंजीत जी को नहीं पता, कितने साल में बढ़ेंगे ये भी मंजीत जी को एक्चुअल में नहीं पता। हो सकता है ये 3 साल में डबल हो जाए, हो सके ये 10 साल में डबल ना हो, पर एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं। तो फैसला क्या है? अगर मान लीजिए इन्होंने प्लॉट लिया और वहां कोई ऐसी घोषणा हो जाए कि फलानी चीज बन रही है, टावर बन रहा है, मॉल बन रहा है, पता चला मंजीत जी का तो 1 साल में डबल हो गया, और कहा कि यहाँ पर तो जो बस्ती थी उसको भी तोड़ेंगे हम, यहाँ के तो मकान ही टूटेंगे, यहाँ तो इंक्वायरी चल रही है, यहाँ तो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट केस लग गया, तो पता चला जितने में मंजीत जी ने लिया था, मंजीत जी आज कह रहे हैं मैं तो 10,000 रुपये और भी कम देने को तैयार हूँ, मेरा ले लो। वो कह रहे हमने तो चाहिए ही नहीं, तुम ही पकड़ो। हो गया ना काम खराब। हमें भविष्य का नहीं पता, और फैसला हमेशा भविष्य के लिए ही लिया जाता है। जिसके जितने ज्यादा दाव सही पड़ जाते हैं वो कहते हैं हाँ साहब ये समझदार आदमी है, बाकी कहते हैं मूर्ख आदमी। ना समझदार कोई है ना मूर्ख कोई है, और ये सारा खेल किस्मत करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप ऑटोमेटिक उसी जगह पर हाथ रखोगे जो चीज बढ़नी। करेक्ट। अगर आपकी किस्मत बढ़िया है तो ऑटोमेटिक आपके द्वारा वही चीजें जाएंगी, या वही चीजें लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको मदद करेंगे। आप गलत लोगों के साथ भी तो जुड़ सकते हैं, पता थोड़ी चलता है। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है क्या उल्टा सीधा काम करके आया हुआ ये पीछे से, वो तो अपना फैसला आपसे बात कर रहा है। तो ये सारे किस्मत के खेल हैं। अब एक बात बताइए, जितने भी तलाक हो रहे हैं, क्या लड़का लड़की आपस में मिले नहीं थे? देखा नहीं था क्या माँ बाप नहीं मिले थे क्या आपस में? कुंडलियां में मिलाई जाती हैं। बताइए, जो 6 महीने में तलाक वाली, क्या वहां पर देखा दाखी नहीं हुई होगी? क्या आपस में बातचीत नहीं हुई होगी? सब कुछ हुआ, और उन दोनों से अलग अलग आप इंटरव्यू लो, वो कहेंगे अरे भाई बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अभी भी कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई, किस्मत खराब थी बावड़ो। वो नहीं कह रहे कि किस्मत खराब थी। अच्छा, बड़ा बुजुर्ग आदमी पता क्या कहेगा हमेशा? किस्मत की बात है। कोई कहे यार बहू हमारे अच्छी नहीं आई, वो किस्मत की बात है। कोई कहेगा यार हमारी लड़की को हमारा दामाद अच्छा नहीं मिला, मतलब दामाद हमें अच्छा नहीं, किस्मत की बात। शादी हमेशा से ही किस्मत की बात रही। अगर कुंडली में देखो तो किस्मत का ग्रह, तो किस्मत का भाव कौन सा? 9वां, और शादी का भाव कौन सा? 7वां।
गिनो। लाभ भाव, हाँ, 11वां शादी से है, लाभ भाव। लाभ भाव है। 11वां किस्मत का भाव। लाभ क्या है? किस्मत का लाभ क्या है? हर भाव से आप लाभ देखते हैं ना, पर किस्मत का लाभ क्या है? किस्मत का लाभ है सबसे अच्छा जीवन साथी। सर अगर एक किसी को सेशन आप जीवन इसी पे साथी ले अच्छा लेना। मिल गया, किसी को जीवन साथी अच्छा मिल गया, अरे तो किस्मत बन गई, जी नहीं तो फिर जी कभी बनना पड़ेगा। सर एक दिन इसी पे सेशन रख लीजिए। ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली हर दूसरे इंसान की यही प्रॉब्लम है, आजकल थोड़ी ज्यादा भी हो गई है। नहीं, प्रॉब्लम तो हम लोगों ने बना रखी है मानवी जी। देखो, एक होती है मैन मेड प्रॉब्लम, एक होती है प्रॉब्लम। जो जी कुंडली में ग्रह बन करके आता है वो हमारी किस्मत की है भाई, उसमें क्या कर जी सकते हैं। पैदा ही ऐसे टाइम पे हुए, उस समय 7वें भाव में कोई ना कोई बैठा था, क्या कर लोगे? सही बात है सर। वो किस्मत का मामला है। पर फिर बना की जाती है, हमें लॉजिक को समझना होगा कि ये 7वें में बैठ के कर क्या रहे हैं महाराज जी। अगर वो चीज हम समझ में आ जाए और फिर उसको कैसे टैकल करना है, उस एनर्जी को कैसे टैकल करना है, फिर ही हम कर पाएंगे। बिना समझे एनर्जी से पार नहीं पा सकते यार। जी सबसे तो अच्छा चैप्टर सर किस्मत का ग्रह, लाल किताब का मेन सूत्र है किस्मत का ग्रह। सबसे पहले मैं वही देखती हूँ लाल किताब में। धोखे का ग्रह भी है इसमें, जी, वर्ष फल में धोखे का ग्रह बलि का देखना बकरा पड़ेगा। भी है। बहुत कुछ पढ़ चुके हम लोग। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम रख रखे हैं लाल किताब में ना, जी नाम कितने अच्छे रखे। जी सर। धोखे का ग्रह, धोखा हो गया।